हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। ये वीडियो की सीरीज का भाग 2 लेके हम हाजिर हुए हैं, जिसमें पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर 20 तक ये क्या है, ये सीएम साहब ने जो स्पीच दी है, सीएम स्पीच ऑन बजट, उसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। जैसे सीएम स्पीच का पार्ट 1 हमने ये पिछली क्लास में किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट 2022-23 पेश किया था। उसके हमने लास्ट में पढ़ा था बजट की कुल राशि 1,77,255 255.99 करोड़ रुपए थी और इसमें 15.6% की वृद्धि हुई थी। बाकी बातें देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई, क्योंकि इन उपलब्धियों से ही डायरेक्ट सवाल बनते हैं, ये सरकार का एक तरह से आईना होते हैं। उनमें उन्होंने 5th फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन था उसकी कुछ बातें कही गई। यहाँ मैं उससे रिलेटेड 2 बातें आपको क्लियर कर दूं। एक तो फाइनेंस कमीशन किस में गठित होता है, ये आर्टिकल 280 में गठित होता है। आप सबको पता ही, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं। 15th जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, उनका नाम था NK सिंह। क्या नाम था? NK सिंह। पूरा नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, नंद किशोर सिंह। इस फाइनेंस कमीशन को क्या टारगेट दिए गए थे? इनको एक टारगेट दिया गया था कि आप 2020-21 से लेके 2025-26 इस अवधि के अंदर किस किस सरकार को किस किस तरीके से काम करना है ताकि अर्थव्यवस्था ग्रोथ करे, उसको लेके कुछ सुझाव देने हैं। तो इन्होंने कुछ टारगेट या सुझाव दिए थे। सीएम साहब ने उसके रेफरेंस में बताया कि हरियाणा ने कैसे बेटर परफॉर्म किया। चूंकि बेटर परफॉर्म किया इसलिए HPSC का सवाल बन सकता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात इसका गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था। ये 5 बातें आप याद रख लें, नोट भी कर लें। अब बात आती है कि राजकोषीय घाटा। 2 तरह के घाटे होते हैं, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जिसको लेके फाइनेंस कमीशन सुझाव देता है भाई इससे ज़्यादा मत होने देना, अदरवाइज अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो हरियाणा सरकार का 2021-22 का राजकोषीय घाटा कितना रहा? 2.99%। और 15वें वित्त आयोग ने क्या सुझाव दिया था कि इसको 4% से कम रखना है। यानी कोरोना जैसी महामारी में भी इन लोग हरियाणा सरकार की पॉलिसीज ने राजकोषीय घाटे को 4 से कम रखने में सफलता प्राप्त की, जो एक अच्छी बात है। और 2022-23 के लिए जो एक्सपेक्ट किए GSDP ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, वो 2.98 है। और फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है, कितना रखना चाहिए? 3.5% रखना चाहिए था। तो ये कुछ बातें सीधी पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जाएगी कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत था? तो 2.99%। और 15वें वित्त आयोग ने कितने का सुझाव दिया था? 4% से कम रखने का। फिर दूसरी बात, एक राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय। तो राजस्व घाटा कितना रहा था? ये 1.40% रहा था। एक फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि किसी भी राज्य पे जो कर्जा है उसका GSDP यानी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ अनुपात निर्धारित किया था। कितना रहना चाहिए? उन्होंने कहा था 15वें वित्त आयोग ने भी 2021-22 के लिए ये किसी भी कीमत पर 32.6% से कम रहना चाहिए, अनुपात है ये। लेकिन हरियाणा सरकार तो कम रखने में कामयाब रही। इन्होंने 24.98, ये अनुपात है, इसको आप परसेंट की जगह अनुपात के रूप में पढ़ लें। आप बाकी नोट्स में देखेंगे, वहाँ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये सारे नोट्स आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हो। दिशा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी प्रकार का भी चार्ज नहीं कर रहे। फिर एक इम्पोर्टेंट सवाल उन्होंने चर्चा किया कि हरियाणा में जो सरकारी संस्थाएं हैं या जिनको छोटे बजट के लिए प्रोजेक्ट चलाने होते हैं, उनको हर बार फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना, बैंकों से अप्रूवल लेना, लंबी पेचीदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उनके लिए इन्होंने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ही बना दी जो सिर्फ इन मामलों के लिए फंडिंग करेगी और किसी को लोन नहीं देगी, खाता नहीं खोलेगी। तो वो है हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये कंपनी की स्थापना हरियाणा में हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण बात थी बजट में, जिनको लगभग उन्होंने 7 या 8 बार इस शब्द को उपयोग में लाया कि हरियाणा के विकास का मॉडल कैसा रखना है हमें, वज्र मॉडल। तो पूछ सकते हैं किसी भी 4 हथियारों का नाम देके, अर्जुन के हथियार थे वज्र, और ये जो कवच कुंडल वगैरह, उनमें से किसी का भी नाम देके, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो इस तरह के सवाल थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं।
उनमें इन्होंने 5 विकासात्मक शक्तियों का वर्णन किया गया था। ये मैं आपको मेंशन कर दूं, ये मेंस के पर्सपेक्टिव में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर भी मैं एक बार जस्ट इनको रीड करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 5 विकासात्मक शक्तियों में पहला समर्थ हरियाणा, यानी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संरचनात्मक और संस्थागत सुधार करना। अंत्योदय मतलब सबसे गरीब व्यक्ति, जो सबसे कतार में अंतिम व्यक्ति है, उसका कल्याण करना। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। संतुलित पर्यावरण मतलब पर्यावरणीय स्थिरता, पौधे लगाना। और सहभागिता, सरकारी सामुदायिक भागीदारी। आपने आज तक क्या पढ़ा था सरकारों द्वारा? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज़्यादा चर्चा होती थी। इन्होंने पहली बार बजट में इकोनॉमी के लिए GCP यानी गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप, GCP याद रखना। GCP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। या सहभागिता के किस रूप को चुना है? तो PPP को नहीं चुना है सरकार ने इस बार कौन किसको चुना है? GCP यानी सरकारी सामुदायिक भागीदारी। फिर कुछ योजनाएं हैं जिनकी चर्चा वो बार बार कर रहे थे, तो यहाँ मैं उन योजनाओं को तो एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उनके नाम बता दूं ताकि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है आप उसमें उनके नाम पढ़ सकें। PPP चूंकि हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके ये कब से लागू हुआ, कितने परिवार हो गए, इसमें अब तक बजट में कितने परिवार थे, ये सब आपको देखना है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसमें कितना शगुन दिया जाता है कन्याओं को इस विवाह के अवसर पर, कब लागू हुई थी, कि कितने जिलों में लागू, ये सब बातें। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। और सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 है, ये आपको मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 17 है, जिसमें हरियाणा सरकार नंबर 14 का डाटा पेश नहीं करती। क्या नहीं करती? 14 का डाटा पेश नहीं, यानी रिमेनिंग जो 16 पॉइंट है उनको सरकार पेश करती है। 14 फिर ऐसा क्या है? तो 14 है लाइफ अंडर वाटर, यानी पानी के नीचे जीवन। तो हरियाणा समुद्री राज्य नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, तो अभी तक 14 नंबर का पेश नहीं किया जाता। इसमें 13वां पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट एक्शन से। सवाल कैसे आएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पॉइंट नंबर 13 किससे रिलेटेड है? तो क्लाइमेट एक्शन से। हरियाणा सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा पॉइंट पेश नहीं करती? तो 14 नंबर पॉइंट पेश। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसमें क्या है? जिन परिवारों की आय 5 लाख से कम है उनको 3 लाख का लोन है, और जिसमें 7% ब्याज है वो सरकार पे करेगी। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह की मैं एक पूरी वीडियो ही बना दूंगा आपको। फिर एक पुरस्कार की घोषणा की गई, सुषमा स्वराज पुरस्कार। देखिए हमारी विदेश मंत्री थी, एक्सपायर हो गई, ये हरियाणा से थी, तो इसलिए इनको महत्वपूर्ण बना दिया। इनकी पुरस्कार राशि कितनी रखी है? 5 लाख रुपए, और साथ में क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र। तो आपसे पूछा जा सकता है सुषमा स्वराज पुरस्कार किस बजट में घोषित हुआ? 22-23 में। कितनी राशि देते हैं, क्या क्या दिया जाता है? तो प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए आवास फरीदाबाद और गुरुग्राम पंचकुला 3 जगह बनाए जा रहे हैं। तो एक सवाल आ सकता है, वर्किंग वीमेंस के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग हरियाणा के कितने स्थानों पे बनाई जा रही है? 3। कौन से? फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। इसके लिए महिला कल्याण के लिए 2 और बातें थी। भिवानी में 2 गर्ल्स कॉलेज खोले हैं, कुडल और छापर में, और सोनीपत के गन्नौर में। तो ये क्या खोले हैं? सरकारी महिला कॉलेज। तो बजट में किन स्थान पे महिला कॉलेज का स्थापना नहीं की जा रही है? 3 नाम देके एक चौथा नया नाम दे देंगे। 2022-23 में जो SHG है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उस कितने का लक्ष्य रखा है? 10,000 नए SHG बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जो हरियाणा की स्कीम है उसमें आप अपने रजिस्टर्ड करा सकते हो। MSP पर कितने फसलों की खरीद हो रही है? तो बजट में मेंशन किया गया था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के द्वारा हम MSP पर 14 फसलों की खरीद करते हैं। उपरोक्त वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक महत्वपूर्ण बात थी, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है, उसने 2023 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष। और हरियाणा सरकार क्या कर रही है? खरीफ 2018 से MSP पर बाजरे की खरीद। बाजरा कैसा है? मोटा अनाज, आपको पता ही होगा।
तो पहला सवाल बनता है, हरियाणा एमएसपी पे बाजरे की खरीद है वो किस सत्र से कर रही है? तो वो कर रही है खरीफ 2018 से। यूएनओ ने 2023 को क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष। बाजरा व मोटे अनाज के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। तो हरियाणा के किस जिले में खोला जा रहा है? भिवानी में। एक बागवानी से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, लास्ट डेट है, वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र के लिए क्या टारगेट रखे गए हैं? तो वर्ष 2030 तक बागवानी का क्षेत्र दुगुना और उसका उत्पादन कितना करना है? 3 गुना, यानी जो एरिया है वो 2 टाइम्स और प्रोडक्शन है वो 3 टाइम्स बढ़ाने का लक्ष्य है। तो ये 2 वीडियो आपके हो गए। उम्मीद है इस 5 से 7 वीडियो में तो ये स्पीच हो जाएगा। उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट कर देंगे, उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।